वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था महाराणा उदय सिंह के बारे में। महाराणा उदय सिंह उदयपुर नगर बसाते हैं और अपनी राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर को बनाते हैं। महाराणा उदय सिंह उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं और जब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ को फतेह सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के हाथों सौंपकर जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, उस समय अकबर उन्हें पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं पाया और अकबर की नजर मेवाड़ पर पड़ी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पड़ी। तो वो क्या करता है कि 1567 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार किया तो उस समय शाखा हुआ और उस शाखे का नेतृत्व केसरीकरण का नेतृत्व फतेह सिसोदिया व जयमल मेड़तिया ने किया। जयमल मेड़ता के शासक थे, लेकिन अकबर जब मेड़ता उनसे छीन लेता है तो वो उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं। अब जो जौहर होता है वो फूलम दे के नेतृत्व में होता है और फूलम दे जयमल मेड़तिया की बहन थी, इनके नेतृत्व में जौहर होता है। जब उदय सिंह पहाड़ों से वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया है, इसलिए वो अपनी नई राजधानी गोगुंदा को बना लेते हैं। वो अपनी नई राजधानी गोगुंदा को बनाते हैं और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और गोगुंदा में ही होती है। और जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन होली का त्योहार था। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। आज हम महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप का कार्यकाल की मैं अगर बात करूं तो महाराणा प्रताप के कार्यकाल 1572 से लेकर 1597 तक चला और महाराणा प्रताप को राजस्थान का शेर कहा जाता है और जो शेर चोटी है गुरु शिखर से छोटी है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई भी 1597 है और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई वो भी 1597 में हुई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में होता है। अगर मैं तिथि की बात करूं तो महाराणा प्रताप का जन्म जेठ शुक्ल तृतीया को होता है और इसी दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है तो आप 9 मई बिल्कुल भी मत कहिएगा, क्योंकि 9 मई 1540 में जन्म तो हुआ लेकिन जो इनकी जयंती मनाई जाती है वो जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस बात का आप बखूबी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो शुक्ल तिथि के अनुसार इनकी जयंती मनाई जाती है और कहां मनाई जाती है? हल्दी घाटी में इनकी जयंती मनाई जाती है। इनके अगर जन्म की बात करूं तो जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है और कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में होता है और इसे लघु दुर्ग कहते हैं। कटारगढ़ को लघु दुर्ग, कटारगढ़ लघु दुर्ग में होता है। लघु दुर्ग कौन से होते हैं? दुर्ग के भीतर दुर्ग लघु दुर्ग होते हैं। तो कटारगढ़ लघु दुर्ग के बादल महल में की जूनी कचेरी में होता है। बादल महल की जूनी कचेरी में होता है। जूनी कचेरी, बादल महल की जूनी कचेरी, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग के बादल महल जूनी कचेरी में होता है और यहीं पर महाराणा सांगा का भी जन्म हुआ था। इसी स्थान पे हुआ और उनका भी जन्म जूनी कचेरी में ही होता है। अगर मैं बात करूं इनके बचपन की नाम की, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था कुका व कीका। इन्हें ये नाम भील क्षेत्रों में इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, कुका और कीका के नाम से, जो कि छोटे बचपन के षणसूचक है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे और उदय सिंह की 2 पत्नियां थीं। उनकी प्रिय पत्नी जिसका नाम धीरबाई भटियाणी था
और जिनसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ उनका नाम जवंताबाई था। उनकी 2 पत्नी थी। 2 पत्नी में से एक का नाम जवंताबाई जिससे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और दूसरी का नाम धीरबाई भटियाणी। यानी महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे और उनसे छोटे शक्ति सिंह थे और धीरबाई से प्राप्त पुत्रों में जगमाल थे और जगमाल को उदय सिंह ने पहले ही शासक घोषित कर दिया था। जब उदय सिंह की मृत्यु होती है तो मेवाड़ में एक घटना घटती है, इनकी मृत्यु और अंतिम संस्कार के समय। अब इनकी मृत्यु होती है जब, तो मेवाड़ की यह स्थिति थी कि मान लीजिए ये मेवाड़ है और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जिसपे अकबर का अधिकार था, चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार था। एक कुंभलगढ़ और गोगुंदा राजधानी थी और गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु होती है और 1572 में होती है। 1572 में उदयपुर गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी बनी हुई है, यहीं पर उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तो राजपूतों में एक प्रथा है। यह प्रथा है कि जो उत्तराधिकारी होगा राज्य का वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। लेकिन महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे और महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। इनके छोटे भाई शक्ति सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, लेकिन जगमाल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता है क्योंकि ये अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे और उदय सिंह ने इन्हें पहले से ही उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। अब अंतिम संस्कार के समय महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा थे। महाराणा प्रताप की पत्नी आजमदेव के पिता रामरख पंवार थे। ग्वालियर के शासक राम सिंह थे, राम सिंह तंवर, और इनके एक सेनापति थे वो भी, जिनका नाम कृष्णदास चूड़ावत, वो भी इस अंतिम संस्कार में शामिल थे। अब पीछे क्या होता है कि राजमहल में धीरबाई कुछ सरदारों को अपने पक्ष में लेकर जगमाल को अगला शासक घोषित करती है और उनका राज्याभिषेक कर देती है। और इस तरह जब ये अंतिम संस्कार कर रहे थे तो इस तरह गोगुंदा में जगमाल का राज्याभिषेक होता है। और इनके राज्याभिषेक होने के बाद जब ये अंतिम संस्कार करके वापस महलों में लौटते हैं तब एक विचित्र घटना घटती है कि क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप के नाना थे अखे खां सोनगरा, वो अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप का तिलक कर देते हैं और जो इनके सेनापति थे कृष्णदास चूड़ावत, वो महाराणा प्रताप के कमर पे तलवार बांधते हैं और जो रामरख पंवार होते हैं वो जगमाल से उनका राजमुकुट छीन कर लाते हैं और महाराणा प्रताप को पहना देते हैं। इस तरह महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को हो गया। गोगुंदा में ही होता है और जगमाल इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में आगरा चला जाता है। और अकबर की सेवा में आगरा जाने के बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम देतानी का युद्ध या देतानी कह सकते हैं या दातानी कह सकते हैं। इस युद्ध में ये युद्ध होता है आपके 1583 में और इस युद्ध में जगमाल मारे जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में होता है और 1 मार्च को होता है, 1 मार्च 1572 को होता है। इनका दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है और प्रथम राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 में गोगुंदा में होता है। ये जो राज्याभिषेक था, इनका पहला राज्याभिषेक वो खूनी संघर्ष था जिसमें मजबूरन इन्हें राज्याभिषेक किया गया। विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक नहीं किया जाता है और ऐसा माना भी जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि 28 फरवरी को इनका राज्याभिषेक हो गया था। लेकिन वीर विनोद ग्रंथ और गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो कवि राजा समसदास दधिवाड़िया इनकी रचयिता है।
इस ग्रंथ और माफ कीजिएगा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार 1 मार्च को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और जब ये राज्याभिषेक होता है तो नोट करने वाली बात है कि इस राज्याभिषेक के बाद में जगमाल नाराज होकर अकबर की सेवा में चले जाते हैं और आगरा चले जाते हैं, और देवतानी के युद्ध में उनकी 1883 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो दूसरा राज्याभिषेक था वो कुंभलगढ़ में होता है। कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से 1572 में होता है और विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक किया जाता है, दोबारा किया जाता है। और इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के शासक जो मालदेव होते हैं, मालदेव के पुत्र शासक रावचंद्र सेन राज्याभिषेक में आते हैं। और इस समय जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, इनकी आयु 32 साल थी और ये कुंभलगढ़ से अपना शासनकाल प्रारंभ करते हैं। ये 25 वर्षों तक शासन करते हैं और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 57 वर्ष की आयु में थे जब इनकी मृत्यु होती है। ये 57 वर्ष की आयु में थे और इनकी मृत्यु जहां पर हुई वो चावंड के पास, चावंड जो इन्होंने चावंड को राजधानी बनाया था, और चावंड के पास बाडोली नामक स्थान पर होती है। आप बाडोली कह सकते हैं, बाडोली कह सकते हैं। इस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी और ये अपना शासनकाल प्रारंभ कुंभलगढ़ से करते हैं और प्रारंभिक राजधानी कुंभलगढ़ को बनाते हैं और ये अपनी दूसरी राजधानी चावंड को बनाते हैं। पहली राजधानी कुंभलगढ़ को बनाते हैं, दूसरी चावंड को बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाते हैं, तो चावंड को बनाते हैं, और पहली राजधानी किसे बनाते हैं, तो कुंभलगढ़ को बनाते हैं। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां पे हुआ, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि गोगुंदा में हुआ। लेकिन विधिवत रूप से पूछ लिया जाए कि दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ, तो वो कुंभलगढ़ में हुआ। अब महाराणा प्रताप की अगर मैं विवाह की बात करूं तो महाराणा प्रताप का विवाह आजमदेव के साथ हुआ। वैसे तो महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, लेकिन इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो आजमदेव थी। और आजमदेव रामरख पंवार की पुत्री थी और इनके साथ महाराणा प्रताप का विवाह होता है और इन्हीं से, आजमदेव से अमर सिंह का जन्म होता है। माना कि ये मेवाड़ है और मेवाड़ ये चित्तौड़ है जिस पर अधिकार अकबर का है। चित्तौड़ अधिकार अकबर का है और अकबर ने इस दुर्ग पर, चित्तौड़ पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद अकबर यहां से आगरा चले जाते हैं और यहां पर जो किलेदार बनाया जाता है वो किलेदार आसफ खां को बनाया जाता है। आसफ खां को यहां का किलेदार बनाकर अकबर यहां से आगरा चले जाते हैं और आगरा जाने के बाद वो मुगल शासक थे और महाराणा प्रताप को अपना अधीनता स्वीकार करना ना चाहते थे। उदय सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वे चाहते थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे अकबर, और वो चाहते थे कि उदय सिंह ने अगर अधीनता स्वीकार नहीं की है तो हमारी अधीनता स्वीकार अब उनके पुत्र महाराणा प्रताप कर लेंगे। और वो युद्ध नहीं चाहते थे, अकबर युद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शांति प्रिय तरीके से मैं महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा दूं। लेकिन महाराणा प्रताप इतनी आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और अपने जीवन काल में भी कभी वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अकबर उनको अधीनता स्वीकार कराने के लिए, क्योंकि अकबर ये चाहता था, अकबर के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता अकबर के पास यह था कि वो मेवाड़ पर आक्रमण करे, महाराणा प्रताप को बंदी बनाए या उन्हें मार डाले या उन्हें संधि करने पर विवश करें। लेकिन अकबर ने दूसरा रास्ता चुना और अकबर ये चाहता था कि मैं प्रेम से अधीनता स्वीकार कराऊं। इसलिए अकबर ये भी चाहता था, क्योंकि अकबर ने हिंदुस्तान के लगभग सभी राजाओं की अधीनता स्वीकार करवा ली थी और वो सभी प्रेम भाव से करवाई थी। इससे पहले मेवाड़ पे आक्रमण होने से पहले और
संधि के लिए, अधीनता के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले नागौर दरबार हुआ, जो कि 1570 में हुआ। नागौर दरबार होता है, उसमें कई राजा, मारवाड़ के सभी राजा अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, सिवाय राव चंद्रसेन के, जो कि अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह अकबर ने सोचा क्यों ना मैं महाराणा प्रताप को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवा लूं। इसलिए वो क्या करता है कि सैनिक अभियान करने के बजाय वह शिष्ट मंडल बनाता है और शिष्ट मंडल को मेवाड़ भेजता है ताकि वो प्रेम भावना से अधीनता स्वीकार करा ले। लेकिन शिष्ट मंडल में 4 व्यक्ति आए थे। शिष्ट मंडल, जो पहला व्यक्ति आया था शिष्ट मंडल में मेवाड़ महाराणा प्रताप से बात करने के लिए, अधीनता स्वीकार कराने के लिए, वो था जलाल खां। और ये जलाल खां, अकबर द्वारा इस जलाल खां को भेजा गया और 1572 में आता है। जलाल खां 1572 में आता है और ये महाराणा प्रताप से मुलाकात करता है, लेकिन महाराणा प्रताप इन अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना करते हैं। ये महाराणा प्रताप स्पष्ट कहते हैं कि मैं मुगलों की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा व्यक्ति मिर्जा राजा मानसिंह आता है। अगर मैं तारीख थोड़ा याद करने के लिए इजीली बताऊं तो दूसरा व्यक्ति मिर्जा राजा मानसिंह आता है, वो भी 1573 में आता है, मानसिंह। और तीसरा व्यक्ति मानसिंह के पिता ही आते हैं, भगवंत दास, और वो भगवंत दास भी 1573 में आते हैं। सबसे चौथे व्यक्ति टोडरमल आते हैं, वो भी 1573 में आते हैं। यानी अगर आसान तरीके से देखें तो जलाल खां के बाद में 3 व्यक्ति आते हैं, वो 73 में आते हैं। 3 का आंकड़ा है सबके पीछे, 73 में आते हैं। अब जो पहला व्यक्ति आता है, वो पहला व्यक्ति जलाल खां था, 1572 में आता है, और दूसरा व्यक्ति मिर्जा राजा मानसिंह आता है। राजा मानसिंह 1573 में आता है, 1573 में। और अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा के भाग 1 के आईने अकबरी में लिखा गया अब्दुल फजल द्वारा कि मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। गोगुंदा में होती है और शांति प्रिय तरीके से होती है। और जब मिर्जा राजा मानसिंह महाराणा प्रताप से ये कहते हैं कि आप मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, तो महाराणा प्रताप मना कर देता है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि उनका मानना था, कर्नल जेम्स टॉड का, कि यह बात इतनी शांति प्रिय से नहीं हुई थी कि मानसिंह महाराणा प्रताप से मुलाकात करने आते हैं और इनकी मुलाकात उदय सागर झील में के पास होती है। उदय सागर कहां पे है? उदयपुर में। उदय सागर झील के पास होती है। और ये जब अपने हाथी पर बैठकर शाम के समय आए थे मानसिंह मुलाकात करने के लिए, वहां पर महाराणा प्रताप और मानसिंह की भेंट होती है। लेकिन जब तक ये आते हैं, बातें होती हैं, जब तक शाम हो जाती है और महाराणा प्रताप अपने महल में चले जाते हैं। और इनसे बात करने के लिए महाराणा प्रताप के पुत्र युवराज अमर सिंह आ जाते हैं। अमर सिंह आते हैं, बातें करते हैं, और जब शाम होती है, खाना खाने की बात आती है, तो उस समय मानसिंह के साथ अमर सिंह, युवराज अमर सिंह बैठकर खाना खाते हैं। इससे मानसिंह को बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? इसके पीछे एक कारण है। बुरा यूं लगा कि राजा के साथ शासक, यानी राजा के साथ राजा बैठकर, ये शासक के साथ शासक बैठकर भोजन करता है, युवराज नहीं करता है। इस बात से मानसिंह को बहुत बुरा लगा। और मानसिंह को ऐसा भी लगा क्योंकि महाराणा प्रताप जब उनके साथ बैठकर खाना खाने नहीं आए, तो इसके पीछे उन्हें यह कारण लगा कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो आमेर की शासक यानी राजपूतों से अपने आप को उच्च मानते हैं। क्योंकि आमेर के जो शासक है, उन्होंने अपने जो वैवाहिक संबंध, अपनी अपनी बेटियों का विवाह मुगलों से करवाया था। इसलिए वो मेवाड़ के जो शासक है वो आमेर के शासकों से अपने आप को उच्च मानते हैं। यह सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मानसिंह को बहुत ही गुस्सा आया।
और वो अमर सिंह से पूछते हैं कि आपके पिताजी कहां पर हैं। तो अमर सिंह एक छोटा सा बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी को सिरदर्द है, इसीलिए वो आपके साथ खाना खाने नहीं आए। लेकिन मान सिंह को गुस्सा आ गया। मान सिंह ये समझ गए कि महाराणा प्रताप मेरे साथ खाना क्यों नहीं आए, और वो चेतावनी के साथ कहते हैं, युद्ध की चेतावनी कहते हैं, और ये कहते हैं कि बस सर दर्द की टैबलेट में हल्दी घाटी के युद्ध में लेके आऊंगा, अपने पिता को तैयार रखना। यह कहकर चेतावनी देकर, युद्ध की चेतावनी देकर वह यहां से आगरा चला जाता है। अमर सिंह भी कम नहीं था। अमर सिंह भी ये कहता है कि अपने फूफे यानी अकबर को साथ लेके आना, उनको भी ज्यादा अधीनता स्वीकार कराने की बीमारी लगी हुई है, उनके लिए मैंने इंजेक्शन तैयार करके रखा है। इन दोनों के मध्य बोलचाल होती है, छोटी झड़प होती है। झड़प तो नहीं कह सकता, एक भाषा रूपी झड़प होती है। और इसके बाद में मान सिंह गुस्सा होकर आगरा चला जाता है और आगरा जाकर अकबर पर भड़कता है। अकबर से कहता है कि जापना, जब आपने मेरे को ये टेढ़ी तलवार हाथ में दे रखी है तो आपने महाराणा प्रताप को सीधा करने के लिए मुझे क्यों नहीं कहा? मैं महाराणा प्रताप को सीधा करके आपके सामने लिया था, लेकिन अकबर युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए अकबर तीसरे व्यक्ति को भेजता है, तीसरे शिष्टमंडल को भेजता है। तीसरे शिष्टमंडल में भगवंत दास को भेजता है। भगवंत दास मिर्जा राजा मान सिंह के पिता थे, और ये वही व्यक्ति था जिसने 1568 में युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम मचवा दिया था, राजपूतों को मरवा दिया था। ये वही व्यक्ति हैं भगवंत दास। ये व्यक्ति मेवाड़ आता है, और इन भगवंत दास और महाराणा प्रताप के मध्य भेंट होती है। तब महाराणा प्रताप कहते हैं कि ये वही अकबर है जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद मेरे पूर्वजों के कत्लेआम मचवा दिया था। ऐसे व्यक्ति की मैं अधीनता कैसे स्वीकार कर लूं? मैं अधीनता स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जो चौथे व्यक्ति आते हैं, जो शिष्टमंडल की ओर से चौथे व्यक्ति आते हैं, वो टोडरमल है। और ये व्यक्ति बहुत ही चापलूस व्यक्ति था, यानी कि अकबर का बहुत बड़ा चापलूस था और चतुर व्यक्ति था, बातों में बहुत ही माहिर था। ये महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, इसके बहुत से फायदे हैं, आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। तब महाराणा प्रताप इस व्यक्ति से कहता है, टोडरमल से, कि आप एक काम करो कि अकबर से जाकर कहना कि प्रताप ने आपके लिए अधीनता का प्रस्ताव भेजा है और स्वीकार कर लीजिए, इसके बहुत से फायदे हैं। यह बात सुनकर टोडरमल सोचता है कि यह व्यक्ति मेरी बातों में फंसने वाला नहीं है, और यह सोचकर यह भी वापस आगरा चला जाता है। और इस व्यक्ति यानी टोडरमल के आगरा जाने के बाद अकबर युद्ध की योजना बनाता है, और जिस युद्ध को हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।